Hello dear, let us start work energy power of second lecture. So in second lecture we will discuss kinetic energy and work energy theorem with numerical questions and potential energy also. So let us start. First important article is kinetic energy. Kinetic energy for a moving object. So suppose a body of mass m which is moving with a velocity v, then kinetic energy of a body is. So formula of kinetic energy is this one. So half mv square. So this one is a famous and popular formula of kinetic energy. Kinetic energy है तो उसकी यूनिट होगी जूल. तो मार्क कर लिया, दिस वन इज अ जूल. कैसी क्वांटिटी है? दिस वन इज अ ऑलवेज पॉजिटिव. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव. क्वांटिटी कैसी होगी? सो दिस वन इज अ स्केलर क्वांटिटी. डन. अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम राइट करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम. और किसी बॉडी का मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी. तो अगर मैं मोमेंटम और मास के टर्म्स में फॉर्मूले को कन्वर्ट करूं तो मैंने यहां मास से डिवाइड किया और मास से मल्टीप्लाई कर दिया. देखिए एम स्क्वायर बन गया. जैसे एम स्क्वायर बना तो मैं इसको कन्वर्ट करके लिख सकता हूं एम वी का होल स्क्वायर. सो दिस वन इज अ मोमेंटम स्क्वायर. तो इस फॉर्मूले को हमने राइट कर लिया k इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m. दिस वन आल्सो पॉपुलर फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम. सो लाइक इज दिस वन. यूनिट जूल ही होगी. अब आप कहेंगे सर ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं. कब? व्हेन मास ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट. तो पहले हमने सिंपल फॉर्मूला लिख लिया k दिस वन इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. तो अगर बॉडी का मास कांस्टेंट है, हाफ भी कांस्टेंट है, तो आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड. तो अगर मैं k में और v में फॉर्मूला ड्रॉ करूंगा तो आप कहेंगे k में और v में फॉर्मूला कैसा होगा? पैराबोलिक टूवर्ड्स अ नॉन स्क्वायर टर्म. यहां पर नॉन स्क्वायर टर्म क्या है? दैट इज k. तो ग्राफ चलेगा पैराबोलिक टूवर्ड्स नॉन स्क्वायर टर्म. अब आप कहते हैं सर अगर हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम राइट कर ले और मास बॉडी का कांस्टेंट है, तो मास दैट मीन 2 और m कांस्टेंट हो जाएगा. तो k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर होगा. अगर आप k में और p में भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब भी ये ग्राफ पैराबोलिक होगा टुवर्ड्स नॉन स्क्वायर टर्म. तो मतलब आप काइनेटिक एनर्जी में और स्पीड में या काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ पैराबोलिक ही होता है टुवर्ड्स नॉन स्क्वायर टर्म. ये ध्यान रखिएगा. अब आप कहते हैं सर हमें तो काइनेटिक एनर्जी और स्क्वायर ऑफ स्पीड में ड्रॉ करना है या स्क्वायर ऑफ मोमेंटम में ड्रॉ करना है. तो काइनेटिक एनर्जी और स्क्वायर ऑफ स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा. सेम हेयर काइनेटिक एनर्जी और स्क्वायर ऑफ मोमेंटम देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर है. यहाँ पी स्क्वायर डायरेक्टली यूज किया गया है. तो के में और पी स्क्वायर में ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन. तो हमने उसको मार्क कर लिया तो वैल्यू हमें मिल जाती है. डन. तो ये तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले और ग्राफ हुए. अब आप कहते हैं सर वर्क एनर्जी थ्योरम की बातें करते हैं. वर्क एनर्जी थ्योरम. तो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम. इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू और फॉर डेरिवेशन. अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली समझ जाइए कि ये आर्टिकल आपके एग्जाम में 100% आने के लिए तैयार है. इन हाफ ईयरली एग्जाम 100%, इन एनुअल एग्जाम 80 to 90%. दैट्स हैव अ पॉसिबिलिटी इन योर स्कूल एग्जाम. तो प्लीज अब वर्क एनर्जी थ्योरम है तो उसको पहले ड्राइव करेंगे, फिर उस पर बेस हम क्वेश्चन को सॉल्व किया करेंगे. तो मेरे पास कोई बॉडी है जिसका मास m है, इनिशियली स्टार्टेड विद द इनिशियल स्पीड u and after covering a distance at s the final velocity is v. So like is this one body of mass m initially moves with a speed u, then final velocity is v after covering a distance s. अब हमें करना क्या है सर? वर्क में और एनर्जी में एक रिलेशन मार्क करना है क्योंकि नेम है वर्क एनर्जी थ्योरम. तो हम यहाँ पर वर्क को और एनर्जी को रिलेट करेंगे. तो रिलेट करते हैं सर. सबसे पहले करना क्या है? मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी है. तो थर्ड इक्वेशन मोशन लगाओ और यहाँ से थर्ड इक्वेशन की हेल्प से बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लो. तो हमने बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया. अब आप कहेंगे अब क्या करना है सर? अब मेरे पास एक्सेलरेशन है तो फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं. तो वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स फाइंड करते हैं बाय न्यूटन सेकंड लॉ. सो दिस वन F इक्वल्स टू ma. सो m a की वैल्यू आप बता चुके हो, यहाँ से a की वैल्यू लगाइए
तो मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स आ गया बाई इक्वेशन 1। अब क्योंकि मुझे वर्क डन निकालना है, मेरा पर्पज है वर्क डन निकालना बाई एक्सटर्नल फोर्स, तो आप कहेंगे डब्ल्यू दिस वन इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला इसलिए क्योंकि ये फोर्स कांस्टेंट है, बिकॉज एक्सेलरेशन आल्सो कांस्टेंट। तो आप कहेंगे जी हमने मार्क किया, तो एफ की वैल्यू लगाइएगा, एस सेम एज, दोनों पैरेलल हैं, सो कॉस जीरो, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल। जो टर्म्स कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कीजिएगा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। जैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला मिलेगा। यहां देखेंगे अगर आप, तो यहां पर मार्क कर लेते हैं दिस वन एंड दिस वन, ब्रैकेट को ओपन करके। सो दिस वन इज अ फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दिस वन इज अ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस वन इज अ टोटल वर्क डन। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमें बताती है कि टोटल वर्क डन जस्ट इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। लर्न कर लीजिए, टोटल वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस जस्ट इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अब आप कहेंगे ऑल फोर्सेस में कौन कौन से फोर्स हो सकते हैं, तो कंजर्वेटिव फोर्स हो सकते हैं, तो वर्क डन बाई अ कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जस्ट इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ये लर्न कर लीजिए, मैंने इसको 3 स्टार दे रखे हैं ताकि आप अपने माइंड में अच्छे से सेट कर पाए। आप नोट डालते हैं और उसको समझते हैं। इट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ द फोर्सेस, all types of forces like as conservative and non conservative forces। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम है जो वैलिड है ऑल टाइप्स ऑफ द फोर्सेस में, एंड आल्सो वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ द फ्रेम। फ्रेम होते हैं 2 टाइप्स के, इनिशियल फ्रेम एंड नॉन इनिशियल फ्रेम। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस थ्योरम को कंजर्वेटिव फोर्स में भी यूज कर सकते हैं, नॉन कंजर्वेटिव के लिए भी यूज कर सकते हैं, इनिशियल फ्रेम के लिए भी यूज कर सकते हैं और नॉन इनिशियल के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो प्लीज अभी हमने जितना कंटेंट डिस्कस किया है उस पर बेस फटाफट क्वेश्चन देखेंगे और जानते हैं जरा क्या कहते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास दिस वन इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ गिवन रिलेशन दिस वन, सो v इक्वल्स टू 3t स्क्वायर। फाइंड द वर्क डन बाई अ फोर्स इन 2 सेकेंड। तो फर्स्ट 2 सेकेंड में मुझे वर्क डन फाइंड आउट करना है। गौर से देखो कि मेरे पास v और t की इक्वेशन है और टाइम पर ही आपको वर्क डन बता रहा है 2 सेकेंड में, फर्स्ट 2 सेकेंड में वर्क डन निकालना है। तो आप कहेंगे कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। आप कहेंगे जी पहले मास जो दे रखा है उसको राइट कर लीजिए 2 किलोग्राम, स्पीड में और टाइम में एक रिलेशन दे रखा है दिस वन। अब आपको वर्क डन कब चाहिए, t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर। तो पहले इनिशियल टाइम पर उसकी स्पीड निकालिए, फिर फाइनल टाइम पर उसकी स्पीड निकालिए, बिकॉज हेयर स्पीड इज वेरिएबल क्योंकि टाइम के साथ गिवन है। तो आप कहेंगे जी t की वैल्यू 0 लगा दो तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। आप कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी, तो t की जगह पर 0 लगाएंगे 0, फिर फाइनल वेलोसिटी निकाल लीजिएगा। अब t की जगह पर 2 सेकेंड रखिएगा, सो 3 देन 2 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे वैल्यू आ गई 3 इंटू 4, सो दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। अब आप कहेंगे वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स निकालना है, तो यहां मार्क कर लेते हैं वर्क डन, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। अगर आप वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स देखेंगे तो हम यहां निकालेंगे बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप कहेंगे जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, तो आप लिखेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस का इनिशियल। तो मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ, हाफ एम को कॉमन लिया, देन v फाइनल का स्क्वायर माइनस के v इनिशियल का स्क्वायर, सो फाइनल दैट इज v2। तो आप लिखेंगे हाफ, मास है ऑब्जेक्ट का 2 तो 2 राइट कीजिए, फाइनल वेलोसिटी दैट इज 12 का स्क्वायर माइनस के इनिशियल दैट इज 0 का स्क्वायर। डन। यहाँ देखेंगे तो इसको सॉल्व कीजिएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट कीजिए, वैल्यू मिल जाती है 144 जूल। सो दैट इज अ वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। क्वेश्चन को एक बार चेक कीजिए, हमारे पास रिलेशन था v में और t में, इसकी हेल्प से हमने वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स फाइंड आउट कर लिया। डन। एक बार क्वेश्चन को अपनी साइड से रीसॉल्व कीजिएगा ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। नेक्स्ट में देखते हैं कि अनदर क्वेश्चन को और उसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है जरा जान लेते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास 5 kg इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन with a given equation this one and this one. Find the work done to displace a particle from 1 meter from 1 to 4 meter. 1 to 4 meter.
डन। अब आप कहेंगे जी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जो डाटा गिवन है उसको मार्क कर लेते हैं, आप भी ऐसे लिखा करिएगा। सो दिस वन 5 kg, फर्स्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं तो v मुझे दे रखा है दैट इज 2x। अब आप कहेंगे जी हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है, जिसमें इनिशियल पोजीशन है 1 मीटर एंड फाइनल पोजीशन है जी दिस वन इज 4 मीटर। अब क्या करें जी, यहां भी जरा गौर से देखो, अगर मुझे पोजीशन गिवन है, इस वेलोसिटी को देखेंगे तो ये वेरिएबल है। इक्वेशन जिस टर्म में दे रखी है v में और t में, उसी पोजीशन पर जानना चाहता है तो कुछ नहीं करना, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है आफ्टर प्लेसिंग द पोजीशन ऑफ x। तो x की वैल्यू प्लेस कर लो और v1 निकाल लो। तो कितने पर है, x की वैल्यू 1 पर, तो कितना आएगा जी दिस वन 2। फाइनल निकालेंगे तो अब x की जगह पर रखिएगा 4, तो यहां देखेंगे 2 इंटू दैट इज 4, सो दैट इज 8। अब आप कहेंगे जी वर्क डन निकालना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। कैसे निकालना है जी, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आप कहेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगाइएगा, तो आप कहेंगे जी हाफ एम लिखिए, देन v2 का स्क्वायर माइनस के v1 का स्क्वायर। आप कहेंगे दिस वन हाफ होगा, मास उसका कितना दे रखा है चेक कीजिए, दैट इज 5, बी फाइनल दैट इज 8 का स्क्वायर माइनस के इनिशियल 2 का स्क्वायर। डन। चेक करते हैं जी, सो दिस वन 5/2 एंड देन यहां देखेंगे 64 माइनस का 4, तो वैल्यू मुझे मिल जाती है दैट इज 5/2 इंटू 60, सो दैट इज 150 जूल। इतना हमें वर्क डन मिलेगा। डन। एक और तरीका आपको बता देता हूं, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि सर हमने वर्क एनर्जी थ्योरम ही क्यों यूज किया, क्योंकि हम यहां पे यूज कर रहे थे बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। आप कहते हैं नहीं सर मैं तो अनदर वे में सॉल्व करूंगा, तो कोई इशू नहीं, मैं आपको अनदर वे में बता देता हूं। ऑब्जेक्ट का मास कितना है, दैट इज 5 kg, और v कितना दे रखा है, दैट इज 2x। आप कहेंगे जी पहले एक्सेलरेशन निकालो, इसका बेस्ट वे है वर्क एनर्जी थ्योरम, लेकिन अदर मेथड से देखें तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करो एक बार। आप कहेंगे जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप लिखेंगे dv/dx, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 2। डन, क्योंकि x का 1 हो गया। अब आप कहेंगे दोनों इक्वेशनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो मैंने 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो यहां मिला v dv/dx। तो आप कहेंगे वैल्यू कितनी आएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, सो दिस वन 2x इंटू 2 दैट इज 4x। ये आ गया एक्सेलरेशन। अब आप कहेंगे जी एक्सेलरेशन है तो फोर्स, एक्सेलरेशन कैसा है, दिस वन इज वेरिएबल। अब आप कहेंगे जी फोर्स निकालिए, तो फोर्स आएगा ma, तो m की वैल्यू कितनी है 5, देन a इज 4x, तो वैल्यू आ गई 20x। अभी देखिए फोर्स आ रहा है। अब आप कहेंगे जी फोर्स आ गया तो वर्क डन निकालना है, तो आप कहेंगे फोर्स की वैल्यू देखेंगे तो f लिखेंगे, dx लिखेंगे, कहां से कहां तक 1 to 4, तो इंटीग्रेट कर दीजिए। अब f की वैल्यू लगाइएगा 1 to 4 में, तो आप कहेंगे जी दिस वन f इंटू डी एक्स। यहां देखेंगे 20 को आउट कीजिएगा, x का इंटीग्रेशन करेंगे x² 2 देन 1 to 4, इसको सॉल्व करेंगे, 2 को बाहर लाए तो ये 10 रह गया, दिस वन इज 16 माइनस का 1। आप सॉल्व करेंगे, देखो यहां भी आपको जो आंसर आता है दैट इज 150 जूल। पहले भी जो आंसर आ रहा है 150 जूल आ रहा है। अब आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग मेरे से पूछेंगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम इज द बेस्ट। अब आप कहेंगे जी अनदर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें आपको दे रखा है x की वैल्यू है v इक्वल्स टू दे रखा है 5√x। तो आप जैसे चाहें वैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, बाई मेथड दिस वन और बाई मेथड दिस वन, लेकिन इट सेल्फ सॉल्व कीजिएगा। जब आप इट सेल्फ सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। डन। अब नेक्स्ट में देख लेते हैं कि अनदर क्वेश्चन को, और उसको समझते हैं जरा। क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, क्वेश्चन कहता है सर a particle of 2 kilogram moving with a position time equation this one, find the work done by a force in first 5 सेकेंड। तो आपने कहा जी रिलेशन जो दे रखा है उसको राइट करो। देखो v में t में रिलेशन हो जो पहले था, या x में और t में हो, तो हमें कॉमनली वर्क एनर्जी थ्योरम ही यूज करने चाहिए, दैट्स द इजीएस्ट वे। तो आप कहेंगे x इक्वल्स टू कितना है
2t² प्लस का 3, यहां से क्या करें, v निकालिएगा, तो बाई डिफ्रेंशिएट करो, तो आप कहेंगे 2t² का कितना हो गया 2t और 3 का कितना हो गया 0, सो दिस वन इज v, दैट इज 4t। अब किस टाइम पर चाहिए, तो आप कहेंगे जी इनिशियल वेलोसिटी निकालिएगा t इक्वल्स टू 0 पर, सो दिस वन 0। फाइनल वेलोसिटी निकालिए t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर, तो हमने यहाँ पर मार्क किया दिस वन 20, डन। अब आप कहेंगे वर्क डन निकाल दीजिए, तो वर्क डन देखेंगे बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन देखेंगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से ही निकालेंगे। आप कहेंगे हाफ एम कॉमन ले लीजिए, देन वी फाइनल माइनस के वी इनिशियल का इसको, सो दिस वन हाफ, देन एम, तो आप कहेंगे जी एम की वैल्यू है 2, देन वी फाइनल, सो 20 का स्क्वायर माइनस का बी इनिशियल, 2 से 2 को कैंसिल आउट कीजिए और ये वैल्यू आ जाती है दिस वन इज 400 जूल। इट्स योर आंसर, डन। लेकिन एक बार क्वेश्चन को अपनी साइड से सॉल्व कीजिएगा ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, डन। जब आप सेल्फ क्वेश्चन करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप होंगे। अभी हमने डिस्कस किया था काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम विद क्वेश्चंस। अब डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी होती कहाँ पर है और किस टाइप के फोर्सेस के लिए डिफाइंड है, तो उसको जरा समझ लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन अ फील्ड। जब किसी बॉडी की पोजीशन में कोई चेंज होता है या किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर होती है इन अ फील्ड, तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन अ फील्ड, डन। तो पोजीशन की वजह से है इन फील्ड, अगर फील्ड नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। अब आप कहते हैं सर नोट डालकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्सेस, ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है ओनली फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स, नॉट फॉर अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट में देख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस लेवल। तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो दैट्स डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस लेवल। बट अब आप कहेंगे रेफरेंस लेवल क्या होता है, वो जरा समझ लेते हैं। तो रेफरेंस लेवल होता है लेवल विच हैव जीरो पोटेंशियल एनर्जी। तो एक ऐसा लेवल जिसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है या जिसका पोटेंशियल जीरो होता है उसको बोलते हैं रेफरेंस लेवल। हर क्वेश्चन में रेफरेंस लेवल मार्क होता है, अगर नहीं दे रखा तो इन्फानाइट इज अ रेफरेंस लेवल। तो इन्फानाइट को या इन्फिनिटी को हम एक रेफरेंस लेवल ट्रीट करेंगे और क्वेश्चनों में गिवन भी होता है। नेक्स्ट में देख लेते हैं जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नॉट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस लेवल। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लेवल पर डिपेंड नहीं करती, लर्न रखना। अब पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइप्स की होती है उनको समझ लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी होती है 2 टाइप्स की, वन होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अनदर होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बातें करते हैं जो किसी स्प्रिंग में या किसी मेटल्स में होती है, तो उसको जरा देखेंगे जब आप उसको स्ट्रेच करते हैं तब। तो हम यहाँ पर बातें, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी देखना चाहते हैं स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। तो मैंने एक स्प्रिंग को ले लिया, आइडियल स्प्रिंग है। आइडियल स्प्रिंग का मतलब होता है ऑलवेज अंडर टू द इलास्टिक लिमिट, कितना भी स्ट्रेच करो, कितना भी कॉम्प्रेस करो इसको, ऑलवेज अंडर टू द इलास्टिक लिमिट ही रहेगी। जिसका स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट है कि इसके वन एंड को मैंने रिजिड वॉल से फिक्स कर दिया, अनदर एंड को एक ब्लॉक से जिसका मास है m। अब हमने क्या किया, इस ब्लॉक को देखो, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन ऑफ ए स्प्रिंग दिस वन, तो इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। इस ब्लॉक को मैंने मीन पोजीशन से पुल किया बाई सम एक्सटर्नल फोर्स, यहां से लेके यहां तक, किसके थ्रू, बाई एक्सटर्नल पुलिंग फोर्स। अब क्योंकि स्प्रिंग अंडर टू द इलास्टिक लिमिट है तो जितना एक्सटर्नल पुलिंग फोर्स होगा उतना ही स्प्रिंग फोर्स होगा या फिर स्प्रिंग रीस्टोरिंग फोर्स होगा। दे आर इक्वल एंड अपोजिट बिकॉज दिस स्प्रिंग ऑप्ट ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल पुलिंग फोर्स। तो ये बॉडी फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन ऑप्ट कर लेगी। तो इसका मतलब रीस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स इक्वल होते हैं अंडर टू द इलास्टिक लिमिट। और हम यहाँ जो ट्रीट कर रहे हैं वो आइडियल स्प्रिंग को ट्रीट कर रहे हैं जो अंडर टू द इलास्टिक लिमिट ही है।
अब चाहे इसको x इलोंगेट कर लो या x कॉम्प्रेस कर लो। अब पॉइंट क्या है नोट वाला वो देखेगा, एक्सटर्नल पुलिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स ये दोनों अपोजिट होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। यहां भी देखेंगे इक्वल एंड अपोजिट। आप जब प्रेस कर रहे थे तो एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन थी दिस वन, जबकि रिस्टोरिंग फोर्स था टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड द मीन पोजीशन ही होता है। सो दिस वन स्ट्रेचिंग, दिस वन कॉम्प्रेशन, दिस वन मीन पोजीशन। अब आप कहेंगे जी हुक्स लॉ हमें जाते जाते कुछ कह गए, क्या कह गए? देखो हुक्स लॉ को देख लेते हैं। हुक्स लॉ ने बताया द वैल्यू ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन ऑफ अ स्प्रिंग अंडर टू द इलास्टिक लिमिट। अगर ये स्प्रिंग मेरी अंडर टू द इलास्टिक लिमिट है तो उसका कॉम्प्रेशन या उसका इलोंगेशन में जो रिस्टोरिंग फोर्स है दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स। तो हमने यहां पर राइट कर लिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट का मतलब ये ऑलवेज एक्ट करता है टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो इलोंगेट कर रहे थे आउटर साइड में, जबकि फोर्स लग रहा है टुवर्ड द मीन पोजीशन, तो इसलिए नेगेटिव साइन लेते हैं। प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाया, लिख दिया के, तो एफ इक्वल्स टू आ गया माइनस का के एक्स। मैंने यहां पर लिख दिया एक्सटर्नल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे स्प्रिंग फोर्स में और एक्स में अगर आप ग्राफ देखें तो देखो मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दिया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ चलेगा। स्ट्रेट लाइन इसलिए क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब नेगेटिव साइन है तो मोर देन 90 का एक लाइन ड्रॉ करेंगे, मोर देन 90 एंगल पर, जिसका स्लोप होगा माइनस का के। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। ग्राफ को लर्न रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब इस फोर्स को देखो तो ये वेरिएबल फोर्स है। निकालना चाहते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो आप कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा? तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू तो आपने निकाल ली दिस वन, तो एक्सटर्नल फोर्स आएगा के एक्स। तो आप निकालना चाहते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू इलोंगेट अ स्प्रिंग फ्रॉम x1 टू x2। अच्छा फोर्स कैसा है? आपने कहा सर फोर्स है वेरिएबल। वेरिएबल फोर्स से वर्क डन निकालना हो तो आप कहेंगे जी वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो बाय इंटीग्रेशन। सो दिस वन एक्सटर्नल फोर्स इनटू dx एंड देन एंगल बिटवीन देम। तो यहां पर एंगल कितना आएगा अभी देखेंगे। एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? दैट इज के एक्स, माइनस का के एक्स नहीं, क्योंकि माइनस का के एक्स तो स्प्रिंग फोर्स है, जो कि एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा? इक्वल एंड अपोजिट, इनटू डी एक्स कॉस जीरो, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। अब कहां से कहां तक आप इलोंगेट कर रहे हैं? x1 टू x2। ये x1 और x2 जो लिए हैं मीन पोजीशन से लिए, तो ये हमें वर्क डन मिलेगा। अब आप कहेंगे सर k की वैल्यू को आउट कर लो और इसको राइट कर लो x1 टू x2 x dx। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप कहेंगे जी इंटीग्रेशन कितना आएगा? सो दिस वन के x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 देन x1 टू x2। अब लिमिट पुट कीजिएगा। जब आप लिमिट पुट करेंगे तो आपको मिलेगा दिस वन x2 का स्क्वायर माइनस के x1 का स्क्वायर। सो दिस वन इज अ वर्क डन। मैं इसको थोड़ा इजी फॉर्मेट में लिख देता हूं, तो हाफ आएगा के आएगा दिस वन x2 स्क्वायर माइनस के x1 स्क्वायर। डन। अभी हमने वर्क डन निकाला है। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू पुल अ स्प्रिंग फ्रॉम x1 टू x2। अब आप कहेंगे ये जो वर्क डन है ये कहाँ गया? तो ये वर्क डन स्टोर हो गया है इन अ स्प्रिंग एज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है और जो वर्क डन है उनको इक्वल कर लीजिएगा। तो हमने उस फॉर्मूले को राइट कर लिया। दिस वन इज अ जर्नल फॉर्मूला, और मैंने यहाँ पर इसको 5 स्टार दे रखे हैं, ध्यान रखिएगा। सो दिस वन जर्नल फॉर्मूला। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के तो हम ये फॉर्मूला ही यूज करेंगे। अब इसका कोई एक स्पेशल टाइप केस देख लेते हैं। आप कहते हैं जी हमें तो इलोंगेट करना है मीन पोजीशन से, जहां पर x1 की वैल्यू 0 है। कहां तक करना है? x तक। तो x1 इक्वल्स टू 0 एंड x2 इक्वल्स टू x लगा दीजिए। इस फॉर्मूले में लगाएंगे तो फॉर्मूला बन के आ जाता है हाफ के एक्स स्क्वायर। x2 की जगह पे x लगा दिया। ये हमने 3 स्टार दिए। ये स्पेशल फॉर्मूला है, नॉट अ जनरल फॉर्मूला। लिख लेते हैं। कब यूज होगा? जब आप मीन पोजीशन से ब्लॉक को पुल करेंगे या मीन पोजीशन से स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, तब ऐसा होगा। कैसी होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? ऑलवेज पॉजिटिव। तो लर्न रखना है आपको, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। अब आपने कहा ये कैसा है? तो कांस्टेंट है। तो आप कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्स स्क्वायर के। तो अगर मैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में और एक्स में ग्राफ देखूं तो आप इसको देखकर बोलेंगे कि ग्राफ होगा पैराबोलिक टुवर्ड्स नॉन स्क्वायर टर्म।
और नॉन स्क्वायर क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की तरफ पैराबोलिक ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। ये एक्स में यहां देखेंगे तो इलोंगेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां देखेंगे तो कॉम्प्रेशन को। ग्राफ सिमेट्रिक ही होगा। डन। तो आपको ये भी समझ में आ गया। अब आप कहते हैं सर कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बातें कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब जरा देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को वैसे हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशनल चैप्टर में, लेकिन यहां पर एक बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास कोई बॉडी है जिसको मैंने लिफ्ट किया है ऑफ हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, देन चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। आर्टिकल को समझिएगा। अ बॉडी इज लिफ्टेड ऑफ हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, देन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज दिस वन। क्या है? mgh ओवर 1 प्लस h बाई आर। m मास ऑफ अ बॉडी है, g एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h हाइट ऑफ अ बॉडी है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ये जनरल फॉर्मूला है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। दिस वन इज अर्थ ऑफ रेडियस r। एक बॉडी है जिसको आप लिफ्ट कर रहे हैं, जिसका मास m है, यहां से लेके यहां तक। सो दिस वन इज h। तो a पोजीशन से अपने b पोजीशन तक लिफ्ट करेंगे तो उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी। दिस वन लर्न रखिएगा। अब आप कहेंगे जी अब थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं इस पर। मान लीजिए कि h की वैल्यू वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। दिस वन इज अर्थ। अगर h की वैल्यू वेरी स्मॉल है ऑफ r, मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस h बाई आर। क्योंकि ये नेग्लेजिबल होगा तो इसको 1 लिखेंगे। 1 जब लिखेंगे आप तो जरा यहां पर फॉर्म देखिए, जरा ये टोटल को 1 लिखेंगे। 1 लिखेंगे तो फॉर्मूला बन के आएगा दिस वन। ये फॉर्मूला आप जनरली यूज करते हैं, लेकिन तभी यूज करते हैं, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर रहा है, तभी यूज करते हैं जब हाइट ऑफ अ बॉडी वेरी स्मॉल हो एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। डन। अब आप कहेंगे जी h की वैल्यू अगर r है या हाइट जो है कंपेरेबल है टू द रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये फॉर्मूला यूज कीजिए। यहां पर हमने जस्ट इक्वल लिया तो h की वैल्यू r लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1। सो 1 प्लस 1 दैट इज हाफ mgr। ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है। मैं इसको 3 स्टार देता हूं। ये जनरली यूज होता है कब? जब बॉडी को हमने लिफ्ट किया हो अप टू सेम हाइट ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे। डन। अब आप कहते हैं जी कुछ और पॉइंटों को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत करने वाले हैं इससे रिलेटेड। बातें करते हैं जी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व when conservative forces are present only। मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, when conservative forces are present only then mechanical energy is conserved or constant। कब कंजर्व होगी? जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट हो। अगर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट हो गया तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। लर्न रखना है। तो मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व होगी? जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस हो। अब मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है? मैकेनिकल एनर्जी होती है सम ऑफ द काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। कंजर्व का मतलब होता है कांस्टेंट। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल को इक्वल करो, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब आप यहां से साइड को चेंज कर लो तो आपको एक फॉर्मूला मिल गया। अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी माइनस के चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। ये मैकेनिकल कंजर्वेशन लॉ की आइडेंटिटी है। अगर कहीं पर भी आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा रहे हैं तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू माइनस का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अभी आपने मुझे वर्क एनर्जी थ्योरम में बताया था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है वर्क डन, तो हमने यहाँ पर राइट कर लिया वर्क डन। लेकिन यहाँ पर फोर्स कौन सा प्रेजेंट है? कंजर्वेटिव है ओनली। देखो आपने लिखा है ओनली कंजर्वेटिव, तो आपने कहा जी वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स कभी भी निकालना हो तो आप सिंपली लिख सकते हैं जस्ट इक्वल होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की। मैंने इस पर स्टार लगा दिया। इसको लर्न रखना है। ये एज अ फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे इन न्यूमेरिकल्स, तो प्लीज नोट इट। अब नेक्स्ट में देख लेते हैं सर कुछ और चीजों को, उसको जरा जानते हैं। आप कहते हैं सर कि रिलेशन बताइएगा फोर्स में और पोटेंशियल एनर्जी में। तो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में अगर आप रिलेशन देखना चाहते हैं तो फोर्स जस्ट इक्वल होता है माइनस के ग्रेड ऑफ यू। ये ग्रेडियंट मैथमेटिकल ऑपरेटर है, तो ग्रेड ऑफ यू है। यू इज अ पोटेंशियल एनर्जी, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ इक्वल्स टू माइनस का डी यू बाई डी आर। डी यू बाई डी आर। अगर कहीं u में और r में ग्राफ है
तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो स्लोप ऑफ यूआर ग्राफ। तो जो स्लोप ऑफ यूआर ग्राफ होगा वो आपको एफ रिप्रेजेंट करेगा। एफ मतलब फोर्स। तो हमने फोर्स में और पोटेंशियल एनर्जी में भी रिलेशन देख लिया है, ध्यान दीजिए। अब आप कहना चाहते हैं सिर्फ फोर्स में और पोटेंशियल एनर्जी में, एक तो आर के टर्म्स में, आर तो जनरल है। अगर आप इसको एक्स बाई जेड में लिखना चाहते हैं तो आप लिखा करेंगे माइनस का डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप प्लस का डेल यू बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। फिर से रिपीट कर देता हूं, एफ इक्वल्स टू डेल यू बाई डेल एक्स, ये डेल है, डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। मैंने 5 स्टार दिए, इसको लर्न रखिएगा ताकि हम यूज करेंगे क्वेश्चन करने में। अगर मोर देन वन वेरिएबल है, पोटेंशियल एनर्जी एक से ज्यादा पर डिपेंड करती है, तो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। डेल का मतलब होता है पार्शियल, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन ही होगा, यही फॉर्मूला यूज होगा। और अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पर डिपेंड है, इधर एक्स और वाई और जेड, तो हम डी कर सकते हैं, मतलब टोटल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो टोटल डिफरेंशिएशन में और पार्शियल डिफरेंशिएशन में यही अंतर है। टोटल डिफरेंशिएशन जब होता है जब फंक्शन सिंगल फंक्शन पर डिपेंडेंट हो, मोर देन वन फंक्शन पर डिपेंडेंट हो तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, दिस वन पार्शियल। अब चलो इस पॉइंट को जरा डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पर हम पहुंचेंगे। ये पॉइंट हमारा क्या कहता है उसको जान लेते हैं। ये पॉइंट हमारा कहता है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी में और पोजीशन में ग्राफ है तो उसका स्लोप मुझे फोर्स बताएगा विद नेगेटिव साइन। तो मेरे पास मैंने अज्यूम कर लिया पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन है, ग्राफ है लाइक एज दिस वन। ऐसे ही ग्राफ हो सकते हैं जो पॉसिबल। अब आप कहेंगे सर इस ग्राफ में देखें अगर आप, तो इसका स्लोप है नेगेटिव, मैं लिख दिया स्लोप नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसका जो टेंजेंट होगा वो ग्रेटर देन 90 एंगल बनाएगा। तो ग्रेटर देन 90 है तो 10 की वैल्यू ग्रेटर देन 90 पर नेगेटिव होती है, तो इसका स्लोप नेगेटिव। अब यहाँ पर जब स्लोप नेगेटिव लगाओगे तो एक नेगेटिव पहले से एक नेगेटिव और लगाओगे, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब फोर्स कैसा हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव फोर्स का मतलब होता है रिपल्सिव नेचर। तो यहां से लेके यहां तक फोर्स का जो नेचर होगा वो रिपल्सिव होगा। अब आप कहेंगे कहां पर ज्यादा और कहां कम होगा? तो जहां स्लोप मैक्सिमम होगा यहां स्लोप मैक्सिमम होगा, तो यहां पर रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम होगा। यहां रिपल्सिव फोर्स मिनिमम होगा क्योंकि स्लोप मिनिमम है। यहां रिपल्सिव फोर्स मिनिमम होगा क्योंकि स्लोप मिनिमम है। अब आप इस ग्राफ में देखें तो इस ग्राफ में किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट लेस देन 90 एंगल बनाएगा। लेस देन 90 एंगल बनाएगा तो आपको समझ में आ गया स्लोप पॉजिटिव। अब स्लोप पॉजिटिव रखोगे, एक नेगेटिव ऑलरेडी है, तो स्लोप की वैल्यू कैसे आएगी? आप कहेंगे स्लोप कैसा आएगा? नेगेटिव। ये स्लोप तो हमारे पास पॉजिटिव, तो फोर्स कैसा आएगा? नेगेटिव। मैंने लिख दिया स्लोप पॉजिटिव, तो फोर्स कैसा? नेगेटिव। नेगेटिव फोर्स क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स। तो यहां से लेके यहां तक जो फोर्स का नेचर होगा वो अट्रैक्टिव होगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्योंकि स्लोप मैक्सिमम है तो अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। मैंने यहां पर राइट कर ली। एक टेंजेंट आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो अगर इस पॉइंट पे, तो एक टच करते हुए लाइन ड्रॉ करो लाइक एज दिस वन ऑन एक्स एक्सिस। देखो ये लेस देन 90 एंगल बना रहा है। आप कहोगे सर यहां ड्रॉ करके दिखाओ, तो यहां पे ड्रॉ करके देख लो, ये देखो लेस देन 90 एंगल बना रहा है। डन। तो हमें ये चीजें समझ में आ गई। ग्राफिकल अप्रोच को अपने माइंड में सेट करके रखिएगा ताकि हम यूज करें। अब एक और पॉइंट देख लेते हैं इक्विलिब्रियम के। अगर हम एट एन इक्विलिब्रियम की बातें करें तो इक्विलिब्रियम में हमेशा नेट फोर्स जीरो होता है, ध्यान रखिएगा। एट एन इक्विलिब्रियम नेट फोर्स कितना? जीरो। अब अगर इक्विलिब्रियम है तो उसके टाइप्स होते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम तो है ही है, तो आपने कहा फोर्स जीरो होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो उसका डबल डेरिवेटिव देखिए, डी यू बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब डबल डेरिवेटिव और पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव अगर है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में तो पहले तो इक्विलिब्रियम आपने कहा फोर्स जीरो होना चाहिए। अनस्टेबल है तो पोटेंशियल एनर्जी का डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए, मतलब डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आना चाहिए। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम है तो फोर्स तो जीरो ही होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि फोर्स जीरो, बट न्यूट्रल है तो आप कहेंगे डी यू बाई डी एक्स जीरो आना चाहिए या पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए। अभी हमने ये कंटेंट डिस्कस किया है, एक बार आप अपनी साइड से इस कंटेंट को अच्छे से रिकॉल कर लो। अब हम क्वेश्चंस करेंगे इन्हीं पर बेस्ड फटाफट। तो हम फटाफट क्वेश्चन करते हैं, आप इन फॉर्मूलों को नोट कर। चलो अब कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं जरा। मेरे पास में 2 स्प्रिंग्स हैं, ऑफ स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट के एंड 3 की।
are stressed by a same force, then find the ratio of potential energy stored in them respectively. तो आप कहेंगे सर सॉल्व करते हैं। टू स्प्रिंग्स हैं जिनकी स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट आपको गिवन है K1 और K2, दैट इज दिस वन। अब क्योंकि स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट डिफरेंट हैं, फोर्स लेकिन सेम है, तो आप कहेंगे सर फोर्स सेम है तो दोनों का इलोंगेशन डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो आप कहेंगे जी पहले तो इलोंगेशन निकालते हैं, तो कितना आएगा K1 x1 इक्वल्स टू K2 x2। K1 की वैल्यू है K, दिस वन x1, सो दिस वन 3K देन x2। K से K को कैंसिल आउट कीजिए और यहाँ से आपको पता चल जाएगा x1 ओवर x2 इक्वल्स टू दैट इज 3। नाउ अब आप कहेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखो, तो दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। हमें तो रेशियो फाइंड आउट करना है, तो आप कहेंगे u1 बाई u2 होगा, सो दिस वन इज हाफ K1 x1 स्क्वायर ओवर हाफ K2 x2 स्क्वायर। डन। अपनी साइड से सॉल्व कीजिएगा, तो आप कहेंगे K1 की वैल्यू कितनी है और K2 की वैल्यू राइट कीजिए। इसको लिख लेते हैं x1 अपॉन x2 का होल स्क्वायर, सो दिस वन K को कैंसिल आउट किया, 1/3 आ गया। x1 अपॉन x2 आप बता चुके हैं, सो दैट इज 3 का स्क्वायर, सो दैट इज 3 आल्सो। तो पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो हमें पता चल गया, दिस वन इज 3। एक बार चेक करो क्वेश्चन को अपनी साइड से और देखो जरा हमने कैसे सॉल्व किया है। डन। इटसेल्फ जरूर सॉल्व कीजिएगा, जब तक बाई बॉल पेन सॉल्व नहीं करेंगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। चलो अब जरा नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चंस में चलते हैं और उसको देख लेते हैं फटाफट। आप कहेंगे जी वर्क डन इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग इज 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द नेचुरल लेंथ इज दिस वन। तो जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो तो उसका इलोंगेशन आपको गिवन है, तो मार्क कर लेते हैं। x1 की वैल्यू हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर, तब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आती है 10 जूल। ओके, तो आप कहेंगे सर नेक्स्ट में क्या जानना चाहता है, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द लेंथ फर्दर बाई 1 सेंटीमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी पहले थी, 1 सेंटीमीटर फर्दर और इलोंगेट कर लें तो आपको वर्क डन बताना है। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। पहले आप इन दोनों की हेल्प से स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, तो आप कहेंगे कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, सो दिस वन इज 10, दिस वन इज हाफ, देन के एक्स स्क्वायर है, सो दिस वन 1 का स्क्वायर, तो हमें के की वैल्यू पता चल गई 20। डन। अब आप कहेंगे हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला था हाफ के x2 स्क्वायर माइनस का x1 स्क्वायर। हेयर x2 कितना होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर पहले था, 1 और कर लिया, सो दिस वन 2 सेंटीमीटर, एंड x1 कितना था, दैट इज 1। तो यहाँ पर वैल्यू यूज करेंगे, दिस वन हाफ, k की वैल्यू 20, देन 2 का स्क्वायर होगा, माइनस में देखेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा। पहले इतना चेक करो। डन। अब जैसे ही आप इसको चेक करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, दिस वन इज 10, यहाँ देखेंगे 4 माइनस का 1, सो दैट इज 30। अब आप कहेंगे जी हमें पता चल गया दिस वन इज 30 जूल। इतना हमें वर्क डन मिलेगा। अब आप कहेंगे कि सर आपने गलती की है कि यहाँ पर x को कन्वर्ट नहीं किया, तो आप चाहें तो उसको कन्वर्ट कर लो। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर आप इसको कन्वर्ट भी करते तो यहाँ पर 10 की पावर में अगर आप देखेंगे तो देखो जरा यहाँ का टर्म जो है ना कितना आता, 10 की पावर -4, तो -4 है, डिनोमिनेटर में 4 हो जाता, तो यहाँ पर भी 10 की पावर 4 रहता, यहाँ देखते तो 10 की पावर -4 हो जाता। डन। और वो टर्म कैंसिल आउट हो जाते, तो इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने उस वैल्यू को कन्वर्ट नहीं किया। आप चाहें तो उसको कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि आंसर चेंज नहीं होते। नेक्स्ट में आ जाते हैं अनदर क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखो और जरा समझो। यहाँ देखेंगे फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ अ स्प्रिंग। तो मेरे पास एक ब्लॉक है जिसका मास है 2 किलोग्राम, which is moving with a velocity 10 meter per second. This one is spring of spring force constant, this one. मैक्सिमम कंप्रेशन बताना है। जब ये ब्लॉक आएगा इस स्प्रिंग से कोलाइड करेगा तो ये स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस होगी।
अब जहां पर ये स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस होगी, थोड़ा सोचो, सपोज दिस वन, इतना ये स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हुआ तो यहां पर ये ब्लॉक रेस्ट में आ जाएगा। इसका मतलब इस ब्लॉक की टोटल काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बस यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। तो स्टार्ट करें। यस, तो चेक कर लेते हैं एक बार जरा। आप कहेंगे जी, लगाते हैं जरा, बाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो आप कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या था? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी with negative sign, because there is no friction force, there is no non-conservative force, so mechanical energy is conserved। ये आप पहले ही बता चुके हो, मैकेनिकल एनर्जी तभी कंजर्व रहती है जब कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट हो। तो हमने यहाँ पर राइट कर लिया फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज 0 माइनस का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सो हाफ, देन मास दैट इज 2 किलोग्राम इंटू वी स्क्वायर, सो 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा। अब आप कहेंगे जी इनिशियल पोटेंशियल जी माइनस का फाइनल, तो उसको राइट कर लेता हूँ। आप कहेंगे वैल्यू कितनी आएगी? सो दिस वन माइनस का 100, इनिशियल पोटेंशियल जी कितनी? 0, जब ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में थी। फाइनल देखेंगे इतनी कॉम्प्रेस हो चुकी है, तो माइनस का हाफ, देन के, सो 10, देन एक्स स्क्वायर, लाइक इज दिस वन। डन। आप कहेंगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप चाहो तो एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, सो दिस वन माइनस का 100, दिस वन माइनस का 5, देन एक्स स्क्वायर। यहाँ देखेंगे माइनस का माइनस प्लस हो गया, एक्स की वैल्यू देखेंगे, सो दिस वन इज 20 रूट में आएगा। डन। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 2√5 इन मीटर। इतना मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होगा, दिस वन मैक्सिमम कॉम्प्रेशन ऑफ स्प्रिंग। डन। अपनी साइड से एटलीस्ट सॉल्व कीजिएगा 1 to 2 टाइम्स बाय बॉल पेन। पहले समझिए फिर उसको सोचिएगा, सॉल्व कीजिएगा। मज़ा आया है तो कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, प्लीज़ लाइक कीजिए। नेक्स्ट में देखते हैं जरा अनदर क्वेश्चन को। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको जरा समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं उसको जरा जानते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ अ ब्लॉक at the instant of maximum compression of a spring and maximum compression also। तो पहले तो मुझे वो बताना है कि जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया होगा तो इस ब्लॉक की स्पीड क्या होगी और मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, ये भी फाइंड करना है। तो पहले सोचते हैं जरा, जब ये ब्लॉक आएगा और इस स्प्रिंग के साथ में अटैच होगा तो पहले ये स्प्रिंग धीमे धीमे कंप्रेस हो रही होगी और ये ब्लॉक भी फॉरवर्ड मूव कर रहा होगा बिकॉज सरफेस इज स्मूथ, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट नहीं दे रखा, मतलब स्मूथ है। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि ये ब्लॉक आएगा, इसके साथ अटैच होगा, फ्री स्प्रिंग धीमे धीमे कॉम्प्रेस होगी, पूरा सिस्टम भी कोई वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो ये जो वेलोसिटी है दिस वन इज अ कॉमन वेलोसिटी। अब जब ये स्प्रिंग मैक्सिमम कॉम्प्रेस हो जाएगी तो ये कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे दोनों के दोनों। मेरे वर्ड को कैच कीजिएगा, कब ये कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे? जब ये स्प्रिंग मैक्सिमम कॉम्प्रेस हो जाएगी। तो जब ये स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हो चुकी होगी, सपोज दैट दिस वन, आपने कहा अब क्या हो रहा होगा? अब ये दोनों के दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। डन। तो पहले निकाल लेते हैं जरा इनकी कॉमन वेलोसिटी क्या होगी। तो आप कहेंगे कैसे निकालेंगे कॉमन वेलोसिटी को? तो कॉमन वेलोसिटी निकालेंगे बाय मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। तो मैं यहां पर राइट कर लेता हूं, बाय लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। अगर आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ देखें तो आप कहेंगे जी इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल वेक्टरली। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? तो 2m इंटू वी। सेकेंड ब्लॉक का कितना होगा? दैट इज रेस्ट में है। अब दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो इनका टोटल मास, सो 2m प्लस का m। अजूम कर लेते हैं v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, कैपिटल v से, दोनों साथ साथ। जब अटैच हो गए अब ये दोनों, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन हो चुका है, तो ये दोनों कैपिटल वी से मूव करें, ऐसा हम अजूम कर रहे हैं। आप कहेंगे वैल्यू कितनी आएगी? 2mv। यहाँ देखेंगे 3m, देन कैपिटल वी। कैंसिल आउट करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 2/3 ऑफ v।
इतनी कॉमन वेलोसिटी होगी दोनों की। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हमें पता चल गया कि कितनी मैक्सिमम कंप्रेशन स्पीड होगी। ओके, जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया होगा तब। अब आप कहते हैं जी मैक्सिमम कंप्रेशन भी निकालो। अगर मुझे मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है तो आप कहेंगे अब क्या करें सर? तो फिर से बातें कर लेते हैं जी। नेक्स्ट में देखते हैं जी अगेन। अब मुझे कंप्रेशन निकालना है। डन। तो पहले बातें करते हैं सर इनिशियली और फाइनल। इनिशियल इसके पास में क्या था, तो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लो लगा दो। क्या लगाएंगे? टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लो। या फिर अगर आपको लग रहा है कि हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लो लगाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, वो भी लगा सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट। तो बाई लिख लेते हैं, बाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। आप कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या था, सो लाइक इज दिस वन। आप कहेंगे जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सो दैट इज दिस वन हाफ, देन एम, तो दोनों फाइनल दिस वन, देन वी स्क्वायर, सो 2/3 ऑफ वी का होल स्क्वायर, माइनस का इनिशियल, तो इनिशियल अगर आप देखेंगे तो हाफ, देन 2m एंड देन वी स्क्वायर, इसी के पास इनिशियल था, इक्वल्स टू। डन। अब आप कहेंगे जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो इनिशियल कितनी थी, दैट इज 0, माइनस का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो दैट इज हाफ, देन के एक्स स्क्वायर। एक्स हमने कॉम्प्रेशन को ट्रीट कर लिया। अब आप कहेंगे सर इस वैल्यू को सॉल्व करो, तो मैं अगर इस वैल्यू को सॉल्व करूंगा तो 3/2m आएगा। यहाँ देखेंगे 4/9 ऑफ वी स्क्वायर होगा, माइनस का देखोगे तो एम वी स्क्वायर होगा, माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। डन। चेक करो पहले। अब अगर आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ देखोगे 3 टाइम्स जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 2/3 ऑफ एम वी स्क्वायर। यहाँ देखेंगे तो माइनस का एम वी स्क्वायर, माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1/3 ऑफ एम वी स्क्वायर, माइनस का दिस वन, माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस को प्लस कीजिएगा। यहाँ देखेंगे मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप कहेंगे 2 आएगा, एम वी स्क्वायर होगा बाई 3 के होगा, रूट लगा दीजिए। इतना होगा जी मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ अ स्प्रिंग, इतना मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। एक बार चेक करो अपनी साइड से और क्वेश्चन को रीसॉल्व करो। फैंटास्टिक क्वेश्चन जो आपकी कॉन्सेप्ट की स्ट्रेंथिंग करेगा। एक बार सोचिएगा अपनी साइड से कि आखिर हो क्या रहा था, और हमने दोनों पॉइंटों को फाइंड आउट कर दिया। डन। एटलीस्ट 2 टाइम सॉल्व कीजिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्क्रीन को ही देख रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट में आ जाते हैं एक अनदर क्वेश्चन पर। अनदर क्वेश्चन क्या कहता है जरा वो देख लेते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट पॉइंट ए, दिस वन इज अ ए। यहां से रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन जानना चाहता है फाइंड द स्पीड। देखिए फाइंड एट पॉइंट बी एंड सी, तो फाइंड द स्पीड, यहां स्पीड जानना चाहता है एट पॉइंट बी एंड सी। सो दिस वन इज अ बी, यहां पर स्पीड निकालेंगे, दिस वन इज अ सी, तो यहां स्पीड फाइंड आउट करेंगे। सपोज दिस वन, इसको 3 लिख देता हूं, इसको 2 लिख देता हूं। डन। तो इन पॉइंटों पर मुझे स्पीड चाहिए, जबकि देखिए पाथ जो हमें दे रखा है लाइक इज दिस वन, लाइक इज दिस वन, जिसकी हाइट हमें गिवन है फ्रॉम द ग्राउंड। सो दिस वन 5h, दिस वन 3h, दिस वन 2h। कोई भी फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रेजेंट, और ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो आप कहेंगे जी बी पॉइंट की पहले स्पीड निकालिएगा। तो अगर यहाँ पर ऑल फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं तो मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा सकता हूँ। तो आप कहेंगे बाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। कहाँ से कहाँ तक लगाते हैं, फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में पहले पॉइंट की बातें करते हैं। तो आप कहेंगे जी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होगा माइनस का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आप कहेंगे जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट की, सो लाइक इज दिस वन, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज 0 बिकॉज पार्टिकल इज एट रेस्ट। यहाँ देखेंगे जी माइनस का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। तो पार्टिकल को अगर आप गौर से देखो तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो इस लेवल के बीच में चल रहा है। इस लेवल को देखो, यहाँ देखेंगे तो इनके डिफरेंस को देखो, तो ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब चेंज इन हाइट देखो पहले, दैट इज 2h।
तो आप कहेंगे पोटेंशियल जी कितनी होगी, तो एम जी देन एच, एच कितना आ रहा है, चेंज ऑफ हाइट दैट इज 2h। अब अपने इनिशियल लेवल के नीचे जा रहा है, तो अगर इनिशियल लेवल के बिलो चल रहा है तो चेंज इन पोटेंशियल जी नेगेटिव होगी, तो हम उसको नेगेटिव साइन के साथ राइट करेंगे। सोचो एक बार जरा, इनिशियल लेवल के बिलो जा रहा है इसलिए चेंज इन पोटेंशियल जी नेगेटिव। यहाँ पाथ पर ये डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, वो पोजीशन डिपेंडेंट होता है। तो हमें केवल पोजीशन देखनी है, नॉट अ पाथ। अब आप कहेंगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हाफ एम देन v2 स्क्वायर इक्वल्स टू दैट इज 2mgh। m से m को कैंसिल आउट कीजिए और v की वैल्यू आपको मिल जाएगी दैट इज 4gh। h को आप कैपिटल लिखें क्योंकि आपके क्वेश्चन में कैपिटल H गिवन है। सो लाइक इज दिस वन, इट्स योर आंसर। अब आप कहेंगे जी हमें जो है सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का मतलब सी पॉइंट की स्पीड निकालना चाहते हैं। तो अगर मुझे सी पॉइंट की स्पीड देखनी है तो अब जरा सी पॉइंट को देखो। आप कहेंगे जी इनिशियल है दिस वन, फाइनल सी पॉइंट है, उसका लेवलिंग मार्क कर लो दिस वन। इन दोनों के बीच का सेपरेशन लिख लो, तो आप कहेंगे सेपरेशन कितना आएगा, दैट इज 3h। फिर से लगाते हैं जी बाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। अब कहाँ से कहाँ लगा रहे हैं, ए टू सी। तो फिर से राइट करेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू माइनस का चेंज इन पोटेंशियल जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज दिस वन, इनिशियल 0 क्योंकि इनिशियली रेस्ट में था, इक्वल्स टू माइनस का चेंज इन पोटेंशियल जी। तो आप लिखेंगे m देन g और h कितना आ रहा है, दैट इज 3h, कैपिटल H है। अब साइन देखेंगे तो इनिशियल लेवल के बिलो है, इनिशियल के बिलो जा रहा है तो नेगेटिव, इनिशियल से ऊपर जाता तो पॉजिटिव। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हाफ है देन v3 का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा 3mgh। m से m को कैंसिल आउट कीजिए, v3 की वैल्यू आपको मिल जाती है दैट इज 6gh। इतना होगा जी सी पॉइंट की स्पीड। तो हमने बी और सी पॉइंट की स्पीडों को फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन को एक बार गौर से देखो, अपनी साइड से सॉल्व करो क्वेश्चन को। डन। जब आप अपनी साइड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अनदर क्वेश्चन को देखते हैं लाइक इज दिस वन। ये क्वेश्चन सेम है, फिर से आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट बी सी एंड डी। तो मेरे पास पार्टिकल है जो ए पॉइंट से चलता है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है v0, पार्टिकल लाइक मूव्स लाइक एज दिस वन। यहाँ पर आपको हाइट्स गिवन है, तो मुझे बी पॉइंट की स्पीड निकालनी है, सी पॉइंट की निकालनी है। ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रेजेंट, नो फ्रिक्शन फोर्स, बिकॉज यहाँ क्वेश्चन में रफनेस गिवन नहीं है। अगर गिवन नहीं है तो हमें समझ में आ गया कि सरफेस स्मूथ है। ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन और वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए अपनी साइड से, अपने आप कीजिएगा ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। डन। आई होप कि आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को। नहीं हो तो प्लीज़ मुझे शेयर भी कर सकते हैं, आप भेज सकते हैं क्वेश्चन को टेलीग्राम पर, ताकि मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके साथ रिवर्ट कर दूं। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में आते हैं एक अनदर क्वेश्चन को और फैंटास्टिक क्वेश्चन की बातें करते हैं। यहाँ जरा समझते हैं। तो फाइंड द वर्क डन टू पुल द यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m ऑफ लेंथ l एज सोन इन फिगर। मेरे पास अभी इनिशियल ये कोई चेन है जिसका मास और लेंथ गिवन है। अगर इस चेन का हैंगिंग पार्ट देखें तो ये हैंगिंग पार्ट है l/3। मुझे वर्क डन बताना है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स टू पुल द चेन ऑन द टेबल। तो आप कहेंगे कैसे निकालेंगे। यहां भी अगर आप देखो तो ये टेबल स्मूथ है, कोई भी फ्रिक्शन अभी नहीं है। हम जब आपके नॉर्मली बातें करें आपसे तो आप कहेंगे सर कि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पर और कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं है। अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा सकते हैं। डन। वर्क डन निकालना चाहते हैं आप, चाहें तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं। तो अभी हमें क्या निकालना है जी, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालते हैं बाई एक्सटर्नल फोर्स। तो निकालेंगे। आप कहेंगे सर सबसे पहले एक काम करो, अगर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है तो हम वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
या फिर हम आपको बता चुके हैं वर्क डन बाय अ एक्सटर्नल फोर्स जस्ट इक्वल होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मुझे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाना है तो आप कहेंगे जी पोटेंशियल एनर्जी पहले निकालो। जब ये इस तरह से पोजीशन में थी तो आप कहेंगे इसका सेंटर मास होगा यहाँ पर। डन। कितना पार्ट हैंग है, तो अगर लेंथ 1/3 ऑफ लेंथ है तो इसका मास भी दिस वन होगा। इसको अगर मैं रेफरेंस लेवल ट्रीट कर लूँ टेबल को, तो आप कहेंगे टेबल से ये कितना बिलो है, तो मैं कहूँगा जी टेबल से ये वाला पार्ट कितना बिलो है, तो L/6 टोटल हैंगिंग लेंथ का हाफ। तो आप कहेंगे यहाँ पर जो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो मैं यहीं पर मार्क कर लेता हूँ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी m देन g देन h, सो दैट इज L/6। मास जितना है उतना ही लिखेंगे, तो कैपिटल M/3। तो आपको समझ में आ गया कितना होगा। अब देखो जो रेफरेंस लेवल आप ट्रीट कर रहे हैं ना उसके बिलो है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर साइन कैसा यूज करेंगे, नेगेटिव। तो वैल्यू आ गई माइनस का 1/18 mgl। अब मैं फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, उसको देख लेते हैं। फाइनली आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जी एक टाइम ऐसा होगा जब ये चेन टोटली जो है ना टेबल पर होगी, और टेबल को आप मान चुके हो रेफरेंस लेवल। तो अब फाइनल इसकी पोटेंशियल जी कितनी हो जाएगी, सो दिस वन इज 0। तो फाइनल पोटेंशियल जी आ गई दिस वन 0। डन। अब आप कहेंगे जी अब क्या करना है हमें, हमें तो वर्क डन निकालना है। तो आप कहेंगे जी वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अगर मुझे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लिखना है तो आप कहेंगे जी दिस वन इक्वल्स टू कितना आएगा जी, माइनस का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सॉरी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लिखेंगे तो प्लस का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्ड को लर्न कर लो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होता है दैट्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है माइनस का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम जो निकालना है एक्सटर्नल के थ्रू निकालना है, तो आप कहेंगे कितना आएगा, दैट्स फाइनल माइनस का इनिशियल। फाइनल आप बता चुके हो जब टेबल पर ये चेंज जा चुकी है तो फाइनल पोटेंशियल जी कितनी, 0। इनिशियल आपने कहा माइनस का 1/18 mgl। यहाँ देखेंगे तो वैल्यू मिल जाती है हमें, दैट इज 1/18 mgl, लाइक इज दिस। डन। यही देखो इसका आंसर भी है। क्वेश्चन को एक बार गौर से देखो और अपनी साइड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। हमने कुछ नहीं किया, वर्क डन फाइंड आउट किया है बाय वर्क एनर्जी थ्योरम या बाय चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। डन। चलो अब आप कहेंगे जी अब नेक्स्ट में बातें कर लेते हैं अनदर क्वेश्चन की। अनदर में क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अ पार्टिकल, नेक्स्ट में क्वेश्चन कहता है पार्टिकल ऑफ मास m की वैल्यू हमें गिवन है like is this one, moving in a variable potential energy this one, then find acceleration of a particle at x equals to 2 meter and equilibrium at what position। तो पहले तो मुझे पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताना है कितना होगा, फिर मुझे इक्विलिब्रियम फाइंड करना है एट व्हाट पोजीशन। आप कहेंगे अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो पहले सर फोर्स निकालो पोटेंशियल एनर्जी से। तो पहले मैं मार्क कर लेता हूँ क्या डाटा गिवन है। पार्टिकल का मास गिवन है 1 किलोग्राम, मार्क कर लिया। पोटेंशियल एनर्जी मुझे गिवन है माइनस का 4x² प्लस का 2x प्लस 50। अब आप कहेंगे जी पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालना है, तो फॉर्मूला होता था du/dx। देखो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी x का फंक्शन है, सिर्फ x का, तो हम इसको टोटल डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पार्शियल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वन वेरिएबल डिपेंडेंट है, ओनली x। तो आप कहेंगे इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। तो डिफ्रेंशिएट जब आप इसको करोगे तो माइनस का 4x² का कितना होगा 2x प्लस का 2 एज इट, x का 1, 50 हो गया 0। तो f की वैल्यू निकल के आ गई, दैट इज माइनस का 8x प्लस का 2। ब्रैकेट ओपन कीजिए तो 8x प्लस का 2, दैट इज फोर्स। दिस वन इज माइनस ना। अब आप कहेंगे सर फोर्स हमारे पास आ गया तो एक्सेलरेशन चाहिए।
बाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ एक्सेलेरेशन कितना होगा, तो आप कहेंगे जी एफ बाई एम होगा। तो फोर्स मुझे दे रखा है 8x माइनस का 2, मास दे रखा है 1, तो एक्सेलेरेशन आ गया 8x माइनस का 2। देखो ये एक्सेलेरेशन जो आ रहा है ना, ये वेरिएबल आ रहा है, ये x डिपेंडेंट है, जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे एक्सेलेरेशन चेंज होगा। लेकिन हमें करना क्या है जी, x की वैल्यू किस पर फाइंड करना है, x इक्वल्स टू 2 पर। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, तो आप कहेंगे 8 आएगा, देन 2 माइनस का 2, सो दिस वन इज 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस वन इज द एक्सेलरेशन एट x इक्वल्स टू 2 मीटर। डन। एक बार चेक करो। अब आप कहेंगे सर फोर्स की वैल्यू आ रही है मेरे पास में दिस वन। क्वेश्चन क्या जानना चाहता है सेकंड पॉइंट में, वो समझ लेते हैं। इसी का सेकंड पॉइंट आपको चाहिए इक्विलिब्रियम एट व्हाट पोजीशन। तो पहले तो फोर्स लिख लो जो आप यहां बता चुके हो, तो F इक्वल्स टू कितना 8x माइनस का 2। अब आप जानते हैं एट एन इक्विलिब्रियम, अगर आप इक्विलिब्रियम में देखेंगे तो नेट फोर्स कितना होता है, दैट इज 0। तो जो फोर्स है आपको उसको 0 कर दीजिए। जैसे ही आप 0 करेंगे तो यहां से x की वैल्यू निकालिए, ये 2 होगा। यहां जैसे ही आप वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो आप कहेंगे कितना आएगा, दैट इज 2/8, सो दैट इज 1/4 मीटर। इस पोजीशन पर इक्विलिब्रियम होगा, दैट्स अ पोजीशन एट विच पार्टिकल हैज अ इक्विलिब्रियम। एक बार चेक करो अपनी साइड से और एटलीस्ट 2 टाइम्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। डन। और मजा आया है तो प्लीज लाइक और कमेंट्स करो। नेक्स्ट में देखते हैं सर अनदर क्वेश्चन को, उसको जान लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, अब क्वेश्चन को देखो, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पार्टिकल एट दिस वन। कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है 1 2 3 विच इज मूविंग इन अ पोटेंशियल एनर्जी दिस वन। ये पोटेंशियल एनर्जी गिवन है और फाइंड क्या करना है, फोर्स कहां पर, एट दिस वन। तो आप कहेंगे सर पहले जो पोटेंशियल एनर्जी गिवन है उसको मार्क कर लेते हैं, माइनस का 2xy प्लस का yz प्लस का 3xyz। अब आप कहेंगे सर हमें फोर्स फाइंड करना है। अब देखो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी को तुम गौर से देखो तो पोटेंशियल एनर्जी मोर देन वन फंक्शन डिपेंडेंट है, एक्स पर भी डिपेंड कर रही है, वाई पर भी डिपेंड कर रही है, जेड पर भी डिपेंड कर रही है। तो हमें समझ में आ गया कि ये टोटल डिफ्रेंसिएशन नहीं हो सकता, कौन सा होगा, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन होगा। तो कैसे लिखेंगे, एफ इक्वल्स टू माइनस का डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस का डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस का डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। अब आप कहेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन के रूल तो आपको आते नहीं, तो रूल सेम है एज अ टोटल डिफरेंशिएशन, बस अंतर इतना है, अगर आप फंक्शन को x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो y एंड z ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, y के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो x एंड z ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, अगर आप z के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो x एंड y ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। डन। तो ये आपको ध्यान रखना है अपनी साइड से और हम इसको डिफरेंशिएट करके आपको बताते हैं कि क्या होगा। तो चलो डिफरेंशिएट कर लेते हैं एक बार और चीज़ों को समझो कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा f, अब मैं x के साथ इसको डिफरेंशिएट करूंगा, नोट करना, अगर x के साथ डिफरेंशिएट करूंगा तो y और z ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। तो आप कहेंगे जी x के साथ डिफरेंशिएट करो तो वैल्यू मिलेगी माइनस का 2y, x का 1 हो चुका है, प्लस ये वाई जेड जो है कांस्टेंट है तो 0, प्लस में देखेंगे तो 3yz, x का यहाँ पर 1 हो गया और i कैप आ गया, सेम एज। अब आप कहेंगे सर कि y के साथ डिफरेंशिएट करो, y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का 2x आएगा, y का 1 हो गया, प्लस में देखोगे z आ गया, यहाँ देखोगे प्लस का 3xz आ गया, y का 1 हो चुका है, दिस वन j कैप। अब आप के z के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, दैट 0 प्लस का y, यहां देखेंगे प्लस का 3xy और ये वैल्यू मिलेगी आपको k कैप। चेक करो। अब क्या करते हैं सर, टर्म को थोड़ा सा इजी फॉर्म में राइट कर लेते हैं
तो आपने कहा जी दिस वन, यहाँ क्या आएगा, माइनस का होगा 2y प्लस का 3yz आई कैप, प्लस देखेंगे माइनस का 2x प्लस z प्लस का 3xz जे कैप, प्लस में देखेंगे y प्लस का 3xy के कैप। अब जो कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हैं उस कोऑर्डिनेट पर फोर्स निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 1, 2, 3। तो x की जगह पर मैं 1 लगाऊंगा, y की जगह पर 2 और z की जगह पर 3 लगाएंगे। तो लगाइए जरा, माइनस का दिस वन 4 प्लस का 3 इंटू 2 इंटू 3 एंड दिस वन आई कैप। यहाँ देखेंगे माइनस का x की जगह पर 1 लगाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, दिस वन 3 प्लस का यहाँ देखेंगे 3 इंटू 1 इंटू 3 दिस वन जे कैप, प्लस में देखेंगे दिस वन 2 दिस वन 3 x की जगह पर 1 और y की जगह पर 2 देन के कैप। वैल्यू को सॉल्व करते हैं। फोर्स कहाँ पे निकाल रहे हैं, 1 2 3 पर। तो वैल्यू को सॉल्व करो फटाफट। यहाँ देखेंगे वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे वैल्यू आएगी सर दैट इज 18 माइनस का 4 सो दैट इज 14 आई कैप। यहाँ पर वैल्यू को देखेंगे तो ये कितना हुआ, दैट इज 9 प्लस 3 दैट इज 12 दैट इज प्लस का 10 जे कैप। यहाँ पर देखेंगे तो ये कितना हुआ, दैट इज 6 प्लस 2 दैट इज 8 के कैप। इतना फोर्स आएगा सर। डन। अब ये फोर्स की वैल्यू आ चुकी है तो मैं 1 लाइन में लिख देता हूँ, ब्रैकेट को ओपन करता हूँ। तो माइनस का 14 आई कैप, माइनस का देखेंगे तो 10 जे कैप, माइनस में देखेंगे तो 8 के कैप। इतना फोर्स मिलेगा, दैट इज इन न्यूटन, क्योंकि एनर्जी हमें जूल में गिवन है। डन। अब हमने फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब एक अनदर क्वेश्चन को देख लेते हैं और उसको जानते हैं जरा फटाफट। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है सर, क्वेश्चन कहता है फाइंड द पोजीशन एट विच पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। ग्राफ किस में दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी में और पोजीशन में। तो पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन में ग्राफ है, मुझे देखना है इक्विलिब्रियम की पोजीशन। कहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा, जहाँ फोर्स जीरो होगा। फोर्स कहाँ जीरो होगा, तो आप बता चुके हो, F इक्वल्स टू माइनस का स्लोप ऑफ UR ग्राफ। जहां पर स्लोप जीरो हो जाए, तो स्लोप मेरे पास 2 पॉइंट्स पर जीरो होगा, एक यहां जीरो होगा, दूसरा यहां जीरो होगा। तो मुझे पता चल गया कि पार्टिकल कहाँ कहाँ इक्विलिब्रियम में होगा, एट Q पॉइंट, क्योंकि यहाँ का स्लोप देखो जीरो। भाई जो भी लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है वहां स्लोप जीरो है। सो दिस वन, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो लाइक एज दिस वन, यहाँ स्लोप जीरो है। एक R पर देखोगे यहाँ भी स्लोप जीरो है। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स होंगे, दैट इज Q and R, at which particle is in equilibrium. डन। अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो अभी यहीं पर इसको क्लोज अप करते हैं। कमिंग क्लास में फिर से मिलेंगे और कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, फॉर लाइकिंग, फॉर कमेंट्स, for patience and stay with me. So thank you very much. We will meet soon in coming class. So thank you.